नम कैसे हो दोस्तों। सामान्यतः अपन ने अब अपन दोस्तों अंकेक्षण अपना चल रहा था और अंकेक्षण ने अपन ने अंकेक्षक को हटाने की प्रक्रिया भी देख ली। अब अपन अंकेक्षक के अधिकार कर्तव्य और अंकेक्षक के क्या क्या दायित्व में उनके संबंध में प्रावधान पढ़ेंगे। तो दोस्तों धारा 143 अंकेक्षक के अधिकार दायित्व और कर्तव्यों के संबंध में है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों। कल वाली क्लास में फेयर रूप में आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्लाइड उपलब्ध नहीं हो पाई, टेक्निकल इश्यू हो गया था। तो दोस्तों आज की क्लास के अंत में मैं आपको उस क्लास के लिए भी स्लाइड उपलब्ध करवा दूंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों धारा 143 किसके संबंध में आपसे ऐसा पूछे तो कंपनी अंकेक्षक के अधिकारों के संबंध में, कर्तव्यों के संबंध में और दायित्वों के संबंध में आपसे पूछे। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 कंपनी अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों के संबंध में है। अब दोस्तों 143 एक में क्या कहता है दोस्तों? 143 सब सेक्शन 1 धारा 1 कहती है कि अंकेक्षक को निम्नलिखित बातों की पूछताछ करनी चाहिए। अगर वो संतुष्ट हो जाता है तो ठीक है, इन बातों से जो पूछेगा। अगर संतुष्ट नहीं होता है तो उसको ऑडिट रिपोर्ट करनी चाहिए। संतुष्ट नहीं होने पर रिपोर्ट करनी चाहिए, यानी कि उनको रिपोर्ट में लिखना चाहिए। तो क्या क्या पूछताछ करनी चाहिए अंकेक्षक को, कुछ पॉइंट्स की लिस्ट दी गई है धारा 143 सब सेक्शन 1 में। एक ऑडिटर को निम्न ट्रांजैक्शन की पूछताछ करनी चाहिए और असंतुष्ट होने पर रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर वो इन बातों से संतुष्ट हो जाए तब तो लिखने की आवश्यकता नहीं है रिपोर्ट में, लेकिन अगर वो असंतुष्ट है किसी बात से तो उसको रिपोर्ट करनी चाहिए, लिखना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो क्या पूछेगा, लोन और एडवांस जो ले रखे हैं वो सिक्योर्ड है या नहीं है। सिक्योर्ड लोन और एडवांस से क्या होते हैं दोस्तों? जिनकी संपत्ति, आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो आप बैंक में गिरवी रखते हो, कुछ संपत्ति गिरवी रखते हो। मान लीजिए आपने आपकी जमीन पर लोन लिया है, आपने आपके मकान पर लोन लिया है, तो दोस्तों वो सिक्योर्ड लोन कहलाता है। लोन और एडवांस सिक्योर्ड कहलाता है। तो ऑडिटर ऑडिट करते समय अगर किसी संस्थान है जिसकी वो ऑडिट कर रहा है और उसने लोन और एडवांस ले रखा है तो वो उससे पूछेगा कि ये लोन और एडवांस जो ले रखा है ये सिक्योर्ड है या नहीं है। अगर वो संतुष्ट हो जाता है उनके जवाब से और स्पष्टतः जवाब मिल जाता है तो ठीक है, अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो वो रिपोर्ट में दिखाएगा। तो क्या क्या पूछताछ करने का ऑडिटर का दायित्व है, ऑडिटर के दायित्व है दोस्तों, ये दायित्व है ऑडिटर का 143(1) में पूछताछ करने का। क्या क्या पूछेगा, लोन और एडवांस सिक्योर्ड है या नहीं है ये पूछेगा। लोन एडवांस को डिपॉजिट के रूप में तो नहीं दिखा रखा है, यानी कि लोन्स और एडवांस को डिपॉजिट के रूप में तो नहीं दिखा रखा है, ये भी पूछताछ करेगा। संतुष्ट नहीं होगा तो ऑडिट रिपोर्ट में दिखाएगा। संचालकों को व्यक्तिगत खर्चे खर्चे किए, कहीं घूमने गए टूर पे और खर्चा कर लिया। मान लो डायरेक्टर है, संचालक है कंपनी के, वो कहाँ गए, घूमने गए विदेश, और उन्होंने दिखा दिया कि नहीं हम कंपनी के काम से गए थे और खर्चा कंपनी के खर्चों में दिखा दें तो कंपनी के लाभ हानि पर प्रभाव डालेंगे ये। क्योंकि दोस्तों कंपनी का लाभ कम होगा, खर्चा बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है लाभ कम होगा। तो संचालकों के व्यक्तिगत खर्चे लाभ हानि में डाले गए हैं या नहीं डाले गए हैं ये भी अंकेक्षक देखेगा। संतुष्ट हो जाए तो ठीक है, अगर किसी जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, कोई बात संदिग्ध लगती है तो रिपोर्ट करेगा, वो रिपोर्ट में लिख देगा। यदि कंपनी ने कैश के बदले में शेयर इश्यू किए तो कैश आया या नहीं आया। हाँ, कहीं फ्रॉड हो रहा हो, कंपनी ने कैश के बदले शेयर्स इश्यू किए हो और दोस्तों कैश आया ही नहीं, तो ऐसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए, भी चेक करेगा कैश आया या नहीं आया। यदि कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी नहीं है, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है और बैंकिंग कंपनी भी नहीं है, तो वो निवेश लागत से कम पर
बेचते हैं या नहीं, अगर लागत से कम पर निवेश बेचे हैं या नहीं, ये बात भी इंश्योर करेंगे और रिपोर्ट के अंदर दिखाएंगे। कोई भी ऐसा लेन देन जिसके साक्ष्य से सबूत मौजूद नहीं है और कंपनी के लिए हानिकारक है या नहीं है, चेक करेंगे। ऐसा कोई लेन देन है जिसके लिए सबूत मौजूद नहीं है, जिसके लिए कोई रसीद मौजूद नहीं है, जिसके लिए कोई पर्ची मौजूद नहीं है, जिसके लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है, जिसके लिए कोई भी लिखित में एविडेंस नहीं है, और ऐसा कोई लेन देन दिखा रखा है, तो उसके बारे में भी अंकेक्षक चेक करेगा कि ये कंपनी के लिए हानिकारक है या नहीं है। तो ये 6 पॉइंट चेक करेगा। धारा 143 के तहत ये दायित्व है अंकेक्षक का, ये 6 पॉइंट चेक करे। धारा 143(1) के अंदर क्या क्या पॉइंट चेक करेगा? सबसे पहले चेक करेगा वो लोन और एडवांस ले रखे हैं तो सिक्योर्ड है या नहीं है। दूसरा चेक करेगा लोन और एडवांस को डिपॉजिट के रूप में तो नहीं दिखा रखा है। तीसरा चेक करेगा संचालकों को व्यक्तिगत खर्चों को हानियों के लाभ हानि खाते में तो नहीं दिखा रखा है। चौथा वो चेक करेगा शेयर्स कैश के बदले इश्यू किए तो कैसा आया या नहीं आया। और पांचवी बात चेक करेगा इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो निवेश लागत से कम पर तो नहीं बेच रखे हैं, बेचे हैं तो वो अगर उसकी बात से संतुष्ट हो जाए तो ठीक है, अन्यथा रिपोर्ट में दिखा देगा। साक्ष्य सबूत ऐसे लेन देन है कुछ जिनके साक्ष्य और सबूत नहीं है तो वो कंपनी के हित में नहीं है या नहीं है, ये भी चेक करेगा। अब अंकेक्षक का 143(2) के अंतर्गत एक दायित्व और दे रखा है। आपसे पूछे ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का दायित्व ये किसमें दे रखा है? तो दोस्तों 143(2) के अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का दायित्व 143 सब सेक्शन 2 में दे रखा है। और 143(3) अब ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट में लिखना होता है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या लिखना होता है ऑडिटर को, ये बात ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या लिखना होता है इसके संबंध में है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिखनी है, ऑडिटर का क्या क्या बातें लिखने का दायित्व भी इसके संबंध में 143(3) है। तो सारी जानकारी सूचनाएं प्राप्त कर ली हैं, ये लिखेगा। सभी सूचनाएं जानकारी प्राप्त कर ली है। ब्रांच ऑफिस के संबंध में भी सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। कंपनी में समुचित लेखे पुस्तकें रख रखे हैं। अंकेक्षक को ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या दिखाना होगा सभी जानकारियां प्राप्त कर ली गई है, समुचित है। ब्रांच के भी से संबंधित जानकारियां भी प्राप्त कर ली है। सभी लेखा पुस्तकें समुचित रख रही है कंपनी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS शब्द का जहां भी प्रयोग आए तो इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेखांकन मानदंडों का पालन कर रही है कंपनी। और कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। पांचवा और आखिरी पॉइंट है इसका कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। हेलो, हाँ जी बताओ। किसके हाथ? ठीक है पूछ लो। नवल तो ना जाओ, अब पूछ लो। ठीक है। कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है ये भी चेक करके कंपनी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पालना हो रही है नहीं हो रही ये भी चेक करेंगे दोस्तों। और कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मौजूद है या नहीं है ये भी चेक करेगा। ये 5 पॉइंट से चेक करके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखेगा। क्या क्या लिखेगा? सारी जानकारी और सूचनाएं प्राप्त कर ली है, शाखा से संबंधित जानकारी सूचना भी प्राप्त कर ली है, समुचित लेखे रख रही है कंपनी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन कर रही है, ये भी रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखना पड़ेगा। और कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मौजूद है ये भी साफ शब्दों में लिखना पड़ेगा ऑडिटर को। अब ऑडिटर का और क्या दायित्व अपनी रिपोर्ट में क्या लिखने का? तो दोस्तों 143(4) में क्या कहता है कि 143(4) के अंतर्गत अंकेक्षक रिपोर्ट करता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही और उचित स्थिति प्रकट कर रहे हैं या नहीं। ये 143(4) के अंतर्गत ये भी उसका दायित्व है कि वो बताएगा। अब दोस्तों अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य में अपन पढ़ के भी आए हैं कि अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही और उचित स्थिति प्रकट कर रहे हैं नहीं, इस पर अपनी राय व्यक्त करना ही अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य। ये अपन परिभाषाओं में भी पढ़ के आए थे। ये तो ये 143(4) में दे रखा है।
दोस्तों ये सरकारी कंपनी के संबंध में दायित्व दे रखे हैं, अपना इतना डिटेल में पूछेगा नहीं। अगर आप कहोगे तो लास्ट में अपन जैसे ही ये कंप्लीट कर लेंगे अपनी ऑडिटिंग का पॉइंट्स, अगर आप कहोगे कि सरकारी कंपनी से संबंधित 143(5), 143(6) और 143(7) भी पढ़ाएं, हालांकि यहाँ से पूछेगा नहीं क्वेश्चन क्योंकि इतना डिटेल में नहीं जाएगा वो। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 143(4), 143(3), 143(2), 143(1), इतना भी डिटेल में नहीं जाएगा वो। आपसे अगर धारा पूछेगा तो सीधी पूछेगा धारा 143 किसके संबंध में, तो अंक 1 के दायित्व और कर्तव्यों के संबंध में। इनके अंदर के पॉइंट्स आपसे जरूर पूछ सकता है हालांकि, लेकिन ये धाराएं नहीं पूछता है, लेकिन ये फिर भी अगर आप कहोगे तो ये बता देंगे सरकारी कंपनी के दायित्व के संबंध में है 43(5), 6, 7। अब दोस्तों 143(8) क्या कहती है, यदि कंपनी का मुख्य अंकेक्षक ब्रांच का भी ऑडिटर है तो वो ब्रांच की अलग ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यानी मान ले सीए है कोई और उसको मुख्य कंपनी का सीए और उसको ब्रांच की भी ऑडिट करने का काम उसी को दिया गया है, तो दोस्तों उसको ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि ब्रांच ऑडिटर अलग है तो दोस्तों वो क्या करेगा, मुख्य ऑडिटर को, मान लीजिए ब्रांच के लिए अलग सीए 2 नंबर सीए लगाया, ये 1 नंबर सीए, तो ये इसको अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, मुख्य ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। ये 143(8) में कहा गया है। अब 1 मिनट का 10 सेकंड का ब्रेक। मम्मा मम्मी रोटी देर साथ बनवा के अभी तो जाएगा। है अभी बनवा दे। दोस्तों अब 143(9) प्रत्येक कंपनी अंकेक्षक को ऑडिट के समय ऐसे की पालना करनी होगी। दोस्तों 143(9) क्या कहता है, प्रत्येक कंपनी को, ऑडिटर को, अंकेक्षक को समय पर ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की पालना करनी होगी। क्या करना होगा, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की पालना करनी होगी। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की पालना प्रत्येक कंपनी के ऑडिटर को करनी होगी। ये दोस्तों प्रत्येक कंपनी अंकेक्षक को क्या करने होगा, ऑडिटिंग के जो अंकेक्षण के जो स्टैंडर्ड मानदंड, जो आईसीएआई की संस्था कौन सी, आईसीआई द्वारा एक बोर्ड गठित किया गया है, ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, AASB द्वारा जारी किए जाते हैं, इनकी पालना करना सुनिश्चित करना होगा। और 143(10) क्या कहता है दोस्तों, आईसीआई द्वारा गठित ये जो अकाउंट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए जाते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जारी किए जाते हैं। दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ये हुआ स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। फिर ये ड्राफ्ट तैयार करके नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भेजा जाता है। उसकी अप्रूवल के बाद में इसको राजपत्र में प्रकाशित करके इनको लागू किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। ये 143(10) में कहा गया है। अब दोस्तों 143(11) में केंद्र सरकार को अधिकार है किसी भी ऑडिटर को कुछ अतिरिक्त मामलों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दे सकती है। केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो किसी भी कंपनी के मामले में अतिरिक्त बातें चेक करके बताओ कि इस कंपनी की वास्तव में संपत्तियों का मूल्य कितना है आज के दिन। इस प्रकार से बहुत सारी बातों की जांच करवा सकते हैं। इसने लोन और एडवांस, कितना लोन और एडवांस ले रखा है, वो कहाँ पे यूज कर रखा है, इस बारे में जानकारी दीजिए। तो ऑडिटर को इस प्रकार से, सरकार तो सर्वे सर्वा होती है, तो केंद्र सरकार को 143(11) क्या देता है, अधिकार देता है कि वो सरकार के पास शक्ति देता है कि वो अतिरिक्त मामले में भी कुछ रिपोर्ट और आदेश देकर के अतिरिक्त सूचना भी केंद्र सरकार प्राप्त करवा सकती है। ये दोस्तों हम अपन ने अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व पढ़े। अब अंकेक्षक के अपन दायित्व, फ्रॉड पकड़ा जाता है, कोई फ्रॉड होता है कोई कंपनी के अंतर्गत, यानी कि कोई, तो उसके मामले में अपन आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों अब कल की क्लास के और आज की क्लास के दोनों के आप स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले तो आज की क्लास के स्क्रीनशॉट लें। पेज नंबर 1, 2, 3, 4,
5, 6, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों ये हुए अपने कल की क्लास के स्क्रीनशॉट्स के लिए आपके सामने पेज उपलब्ध है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और जल्दी अपना अंकेक्षण समाप्त हो जाएगा। जैसे ही अपना अंकेक्षण समाप्त होगा तो अपन दोस्तों एक अलग सब्जेक्ट और प्रारंभ करेंगे और अंकेक्षण से संबंधित मैं आपको लगभग 300 के लगभग क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। उन क्वेश्चंस के माध्यम से लगभग आपके मैटर का रिवीजन भी हो जाएगा और दोस्तों वो क्वेश्चंस आपके लिए बूस्टर का कार्य भी करेंगे। और रही बात एग्जाम की तो 25 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स में से तो आपको यूं के यूं मिल जाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन तो वहां से मिल जाएंगे, तो तीनों पेपर भी अपन सोल्व करेंगे और उन पेपर्स के साथ कुछ क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको 250 से 300 के बीच में क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जैसे ही अपना अंकेक्षण का टॉपिक समाप्त होगा अपन बीओ बिजनेस मेथड प्रारंभ करेंगे। मैं लगभग आपको पूरा पेपर करा दूंगा, सेकंड पेपर, कहीं भी आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क करा रहा हूं। और ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि आपके मेरे पढ़ाए हुए में से दोस्तों मैं ज्यादा नहीं कह सकता, 25 में से हर सब्जेक्ट के अंतर्गत 18 से 20 या कहीं अपन 20 के आसपास क्वेश्चन आपको एग्जाम में यूं के यूं मिल जाएंगे। इससे ज्यादा तो मैं दोस्तों कोई जवाबदारी ले नहीं सकता। तो धन्यवाद दोस्तों। अब जल्दी आपके लिए शानदार रणनीति लेके आऊंगा दोस्तों, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।